हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? जल्दी से बताइए। अच्छी चल रही है? जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हो ना? क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे भूलते रहोगे, ठीक है? तो सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेबस पूरा करना, साथ में जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवाइज करना, जिससे आप लोगों को दिमाग में घुस जाए। चलिए दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे, क्या क्या बात बताई थी जरा मुझे बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी अम्ल की अभिक्रिया जब आप लोग किसी धातु से करवाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बताइए। यानी किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बताओ। भूल गए? और साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था जब किसी बेस की अभिक्रिया मेटल से करवाते हैं तो क्या होता है। देखते हैं याद है या नहीं है। ये एक चीज मैंने बताई थी। दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी मेटल कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या मिलेगा, बताओ। सब भूल गए आप? भूल गए ना? चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी सबसे पहले कि मेटल यानी धातु से अभिक्रिया कराते हो किसी एसिड की किसी अम्ल की तो क्या मिल रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। और दोस्तों जो बेस है, जो क्षारक है, वो भी आप लोगों को ये ही दे रहा था। बात करें दोस्तों, हम लोग जब एसिड की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा रहे थे तो तीन चीजें मिल रही थी। लवण मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जबकि ये धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट से अभिक्रिया कर ही नहीं रहा था। इतनी चीजें याद है? याद है? और दोस्तों एक चीज मुझे और बताइए, ये जो गैस निकल रही है बताओ, इस गैस का कैसे पता लगा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो आपको पता है चूने के पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करा देते हैं तो वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कैसे? क्योंकि जब ये जो आपका चूने का पानी है, चूने का पानी जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के बनने की वजह से सफेद रंग यानी दूधिया रंग हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं याद है या नहीं है। बताओ बताओ। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो जिंक एक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है, एक क्षारक है। तो कहीं ना कहीं धातु और क्षारक की अभिक्रिया करा रहे हो। क्या बनता है? दो चीज बनती है, एक तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए, तो यहां पर आप लोग हाइड्रोजन गैस बना दो, यानी दो हाइड्रोजन चाहिए, इधर तो एक ही है, तो इसको करने के लिए मैं दो यहां पर लगा दूं। तो फिर क्या क्या बचेगा? दो Na बचेंगे, दो ऑक्सीजन बचेंगे, एक जिंक बचेगा। तो Na2ZNO2, क्या ऐसा कुछ मैंने कल बताया था क्या आपको? इसका नाम क्या था? सब भूल गए। इसका नाम क्या था? सोडियम जिंकेट। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छी बात है, भूल गए आप लोग, ठीक है? आ जाओ, चलिए बताओ। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, क्योंकि, है ना, बेसिकली पूछना चाह रहा है किसके निर्माण की वजह से, है ना, किसके निर्माण की वजह से, किसके बनने की वजह से? तो इसके बनने की वजह से ऑप्शन नंबर बी ए आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे कौन सी गैस है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए मुझे बताएंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड होने पर ये दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना, CaCO3। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है? दोस्तों अम्ल को जब आप लोग पानी में डालोगे तो अम्ल क्या हाइड्रोजन आयन देता है क्या? ये तो सही बात है।
क्या यह स्वाद में कड़वा होता है क्या? नहीं गुरुजी, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी ये वाली बात गलत बोली गई है और हमको गलत कथन नहीं चुनना था, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है क्या? हां गुरुजी, कल आपने बताया है कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, वो मेटल बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, मेटल या उनके बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके H2CO2 सॉल्ट ये बनाते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मजा आ रहा है? बताओ, आ रहा है? चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर कोर्स कब खत्म होगा? दोस्तों बता दूं क्या है? देखो दोस्तों, आप लोगों को पूरी बायोलॉजी में करवा चुका हूं, पूरी फिजिक्स में करवा चुका हूं, केमिस्ट्री थोड़ी सी बाकी है ना, जो हो जाएगा 10 से 12 दिन में अपना सिलेबस हो जाएगा, और एक थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट बाकी है, मतलब 10-12 क्लास का बचा है। दोस्तों आप चाहते हो क्या मैं उड़ा उड़ा के चलूँ आपको? हैं, चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, आप लोग मुझे बोलते रहे सर जल्दी कराओ, सिलेबस कराओ। अरे क्या छोड़ छोड़ के चलाऊँ क्या? कोई फालतू की बात तो मैं कर नहीं रहा। जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ना, भागना थोड़ी है। मेरे तो क्या, मैं तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, चुपचाप से शॉर्ट में उड़ाते रहूंगा, लेकिन वो आपके साथ में गलत हो जाएगा। चीजों को समझे, सारे क्वेश्चन करें, ठीक है? भगना नहीं है हम लोगों को, वरना एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे तो फिर कोई फायदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। चलिए आ जाओ। चलिए, कौन सा कथन अम्लों के बारे में सत्य नहीं है? क्या इनका स्वाद खट्टा होता है क्या? बिल्कुल सर, ये तो ट्रू है, ये तो सत्य है। दोस्तों क्या ये उदासीनीकरण दिखाता है क्या? उदासीनीकरण किसको बताया था सर कल आपने? एसिड और बेस की रिएक्शन को। तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, बेस से अभिक्रिया करके, मतलब जब इसकी अभिक्रिया बेस से करवाई जाती है तो उसी को उदासीनीकरण बोलते हैं। तो बेसिकली और क्या अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या ये दो चीजें मिल रही थी क्या? नहीं, पानी और लवण मिलता है, ना कि हाइड्रोजन लवण। ये गलत बात है यार। जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो बेस के साथ में रिएक्शन करने पे ये दो चीजें नहीं देते हैं। क्या देते हैं? वाटर एंड सॉल्ट। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां तक चीजें क्लियर है, आ जाओ। एसिड मेटल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं वो आपको पता है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं वो आप लोगों को पता है। आ जाओ, अब बात करेंगे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उसकी एसिड से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है। सर ये मेटेलिक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड किसे बोलते हैं अभी मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, अच्छा इसका नाम क्या है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं ऐसे कई लिख रहा हूं यहां पर, टेंशन मत लो। बस जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से आप लोग समझना। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ है, यहां पर सोडियम के साथ में जुड़ा हुआ है, यहां पर कॉपर के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं कैल्शियम का ऑक्साइड भी बोल सकता हूं, इसको सोडियम का ऑक्साइड भी बोल सकता हूं। सोडियम का ऑक्साइड मतलब क्या है? सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जब किसी से ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग इसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्लियर है? एक शिवांश पटेल जी बोल रहे हैं बहुत डिले कर दिया आपने। हाँ कर दिया ना, अब बताओ क्या करूं? बताओ क्या करूं? तुम्हारा तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। इसको सल्फर का ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसे कॉपर का ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसे कार्बन का ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसे भी कार्बन का ऑक्साइड बोल सकते हैं। आ जाओ, बात क्लियर है? चलो दोस्तों, जैसे मुझे आप लोग एक चीज बताइए, कॉपर एक मेटल है, तो क्या ये एक मेटल का ऑक्साइड है क्या? एक धातु का ऑक्साइड है क्या? बोलो, बोलते नहीं हो। चलिए फॉर एग्जांपल इसको भी क्या एक मेटल ऑक्साइड बोल सकता हूं क्या? क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है। बोलो, वेरी गुड। दोस्तों सोडियम भी एक मेटल है, तो क्या मैं इसको एक मेटल का ऑक्साइड बोल सकता हूं? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर देखो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक है, यहां पर ऐसा क्यों है? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बताया था ना कि देखो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तो आपको ऐसे क्रॉस करना है। तो Na2
O, ऐसा सूत्र बनेगा। ठीक है, तो अभी इस चीज पे नहीं आते हैं, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। बस अभी ये ध्यान रखना है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, उनकी नेचर होती है बेसिक, यानी वह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? बेसिक यानी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किसी अम्ल की अभिक्रिया करवा रहा हूं मेटल ऑक्साइड से, धात्विक ऑक्साइड से, और अभी मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, एक बेसिक नेचर का होता है, एक क्षारकीय प्रकृति का होता है, बेसिकली एक क्षारक है। तो कहीं ना कहीं अम्ल और क्षारक की तो अभिक्रिया करवा रहे हो, एसिड और बेस की तो करवा रहे हो, और जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है बताओ कमेंट करके? सर सॉल्ट यानी लवण मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। लो, टेंशन ही नहीं है। क्लियर? सर प्लीज सर, इस लाइव में जुड़ा हूं, कोर्स खत्म होने के बाद टेस्ट दो, चैप्टर वाइज दो, जैसे चैप्टर खत्म हो उसका जाके टेस्ट लगाओ। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं। चलिए बताइए, तो याद रखने में आसानी हो गई। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अम्ल की अभिक्रिया मेटल ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड से कराने पर क्या मिलता है, तो आप लोगों को ये चीजें रटने की जरूरत अब आप लोगों को नहीं है, क्योंकि बस आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यही चीज जो मैंने आप लोगों को समझाई है, आइए मैं वो चीज मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, आ जाइए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं किस प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्षारकीय बोलते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ क्षारक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उसको क्षार बोल देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्षारकीय बोल दो, क्षारीय बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछा जाए अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या बनाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 एग्जाम्पल याद रख लोगे क्या? 3 एग्जाम्पल याद रख लोगे क्या? रख लोगे? आ जाओ। सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिया ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है, तो कहीं ना कहीं ये एक मेटल का ऑक्साइड हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, इस वाले ऑक्साइड को हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली कॉपर 2 प्रकार से, जो ऐसे आपको ऐसे भी जुड़ता हुआ दिखेगा, कई बार ऐसे जुड़ता हुआ दिखेगा। तो अगर आपने सिंपल कॉपर ऑक्साइड बोला तो हमको क्या पता पड़ेगा कि इस वाले की बात कर रहे हो या इस वाले की बात कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूं ना? तो दोस्तों इसको तो बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी इसको बोलना चाहिए था कॉपर 2 ऑक्साइड क्योंकि यहां पर 2 कॉपर है, और गुरुजी इसको बोलना चाहिए था कॉपर 1 ऑक्साइड। तो सर इसको कॉपर 1 ऑक्साइड नहीं बोल के कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों बोला? पहले तो मन में यह क्वेश्चन आपका आ रहा होगा। कोई बात नहीं, मन में क्वेश्चन आने दो, अभी के लिए ध्यान रखो इसका नाम कॉपर 2 ऑक्साइड है। किसी को जानना है तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और अगर ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो जरूर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो उस आधार पे इसका नाम कॉपर 2 ऑक्साइड रखा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए। तो दोस्तों इसकी अभिक्रिया मैं एक एसिड से करवा रहा हूं HCl से, तो मुझे बताएंगे क्या होगा? तो आपको पता है कि सर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिकली बेस है, ये एक क्षारक है और एक अम्ल है, और अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर अपना दिमाग लगा रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? देखो मुझे पता है क्या मिलेगा, वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। वाटर का फॉर्मूला मुझे पता भी है, H2O होता है, यानी मुझे 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए, तो 2 इधर तो एक ही है, तो इसको मैं क्या 2 से गुना कर दूं क्या, जिससे 2 हाइड्रोजन मुझे मिल जाए, एक ऑक्सीजन मिल गया। अब बचा क्या? 2 क्लोरीन बचे, कॉपर बचा, तो CuCl2। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या मुझे ये 2 चीज मिलेगी? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या होगा कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराने पर, तो क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो अगर वाटर के अगर पूछा जाए सॉल्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला सॉल्ट मिलेगा, कॉपर 2 क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कॉपर 2 क्लोराइड है पूरा नाम।
और ध्यान रखना इसका कलर क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कलर बहुत महत्वपूर्ण है, 2 स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। ये चीज ध्यान रख लोगे भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत करो दोस्तों। हालांकि मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल बताने वाला हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। हालांकि मैं अभी आपको और एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है क्या सर? एसएससी जेई के लिए सही है क्या सर ये बैच? मुझे नहीं पता एसएससी का, ये बैच रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? जो टीचर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये इससे एसएससी भी हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। ये जो बैच है रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए है, पहली बात। हाँ, दूसरी बात करूं, सभी एग्जाम में बिल्कुल सेम साइंस होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, तो बाकी आप वहां पर देख लिया करो, ठीक है? कुछ 1-2 टॉपिक अलग हो, 2-4 टॉपिक अलग हो तो वो अलग से कवर कर लिया करो। क्लियर है क्या? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। आ गई बात समझ में? पहला, ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये मैंने लिया मैग्नीशियम का एक मेटल है क्या? हाँ, तो मैंने ये वाला मेटल का ऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी इससे। क्या ये एसिड है क्या? हाँ, तो आप मुझे बताएंगे क्या बनेगा? मैं नहीं बताऊंगा। तो आपको पता है कि ये एक बेसिक नेचर का है, क्षारकीय प्रकृति का है, ये एक एसिड है, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो बताओ सॉल्ट कौन सा बनेगा, उसका फॉर्मूला बताओ। तो H2O मैंने निकाल दिया, पानी निकाल दिया, बच्चा जो MgSO4, ये वाला सॉल्ट बनेगा। बोलो बात सही है नहीं है? बताओ। तो ये वाला सॉल्ट बनेगा। आगे बात समझ में? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है उसका नाम क्या है, इस वाले सॉल्ट का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर पूछे इसका कोई कलर नहीं होता, हालांकि पूछेगा नहीं, बस कलर इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। नहीं, केवल ये 2 एग्जाम्पल याद रखो भी, है ना? केवल ये 2 एग्जाम्पल याद रखो। ये तीसरा एग्जाम्पल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, अभी आगे करवाऊंगा इसको। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, इसको नहीं करना है, ठीक है? चलिए, क्या ये 2 एग्जाम्पल याद रह जाएंगे? तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। इस बार के एएलपी में पूछा गया था, बताओ। दोस्तों इधर है ना, ये कुछ हो सकता है आपको दिखे नहीं, यहां पर ये 2 लिखा हुआ है ना, लो इसके इधर ही लिख देता हूं मैं, है ना? ऐसे लिखा हुआ है कॉपर 2, फिर इधर क्लोर। अब आराम से करो, टेंशन मत लो, आ जाओ, बताओ। बताओ, आराम से करो दोस्तों। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से करवा रहे हो। कॉपर एक मेटल है, मेटल का जो ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, कहीं ना कहीं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवा रहे हो। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है? तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? अभी भी मैंने बताया, कॉपर 2 क्लोराइड। उसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो क्या मैं आंसर ऑप्शन नंबर डी दे सकता हूं क्या? आ गई बात समझ में? कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन? क्लियर है? आ गई बात समझ में? गलती नहीं करोगे एग्जाम में, आ जाओ। चलिए, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि बेसिक नेचर भी शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, दोगले होते हैं वो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जैसे अभी इंडिया में मान लो विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, रोहित शर्मा ने लिया, दोनों लीजेंड है। हम उसके बाद में हम मैच नहीं देखेंगे, आज से ख़त्म, फिर आगे देखने के लिए। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो बातें क्यों करते हैं? उनका इमोशनल इंटेलिजेंस 0 होता है उन ऐसे व्यक्तियों का। दोस्तों आप लोगों को अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में तो लोग बोलते हैं IQ अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है यार, आपका इंटेलिजेंस
होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है इमोशनल इंटेलिजेंस हम सब में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इमोशंस में बह के कई डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, कई बातें ऐसे बोल देते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें उधर हमको प्रभाव नहीं डालती, लेकिन आगे चल के कभी वो करके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जैसे मान लो आपको किसी ने बुरा बोल दिया, पापा जी ने बोल दिया, अब आप बिल्कुल वो अरे यार कैसे बोल दिया पापा को कुछ बुरा बोल दिया, पापा ने आपको बोल दिया ना। अगर कोई व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है तो वो समझेगा कि हाँ यार पिताजी मेरे लिए बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है मुझे बात समझनी चाहिए। तो आप भी समझ गए, पापा की बात भी आपने मान ली, पिताजी भी गुस्सा नहीं हुए और पिताजी बिल्कुल सही भी थे। आ गई बात समझ में? या मान लीजिए कोई आपके पास में, आप जा रहे थे, आपको पता है इंडिया में सड़कों पे कई जगह मांगने वाले होते हैं, तो कोई आपके पास में आया है, भाई साहब मुझे दिला दो, मुझे दिला दो, दिला दो। और हम सभी की वो प्रवृत्ति है, क्योंकि हमको घर से वो संस्कार मिले हैं और हम सब ने वो दयनीय स्थिति देखी भी है, जी भी रहे हैं कि हाँ यार हम किसी की अपने से जो भी होता है, ठीक है, हमने मान लो 2 रुपये का या 5 रुपये का पार्ले, जितना हमसे बना, मान लो आपने 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट उसको दिला दिया कि यार बेचारा भूखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता पड़े, और एक्चुअल में आप शायद मेरी बात से रिलेट भी कर पाओगे, आपको पता पड़े आप किसी दुकान पे गए और उस दुकानदार ने बोला भाई साहब जिसको आपने बिस्किट दिलाया था ना वो मुझे बेच गया, आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो उसमें गलती हम इमोशनली फैल जाते हैं, हाँ अरे यार, लेकिन अपन रियलिटी में कई बार आ ही नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रहे हो? सर मर गए हम लोग, अच्छा मर गए क्या? फिर कहाँ से कमेंट कर रहे हो? ऊपर से यमराज के पास से कर रहे हो क्या? पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है तुमसे, आ जाओ। क्लियर है? हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, या अगर मैं देसी भाषा में बोलूं दोगले ऑक्साइड। तो सर कौन कौन से मेटल है जो ये काम करते हैं? एक तो दोस्तों जिंक का ऑक्साइड होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति के साथ में अम्लीय प्रकृति भी शो करता है। पहले तो इसको ब्लॉक करने दो यार, ये कौन है? सुमित दिनेश गवाई कर दिया, हटाओ, ठीक है। एक है आप लोगों का एल्यूमिनियम का ये वाला ऑक्साइड Al2O3। दोस्तों ये भी आप लोगों का क्षारीय प्रकृति भी शो करता है, अम्लीय प्रकृति भी शो करता है। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों अभी तक मेटल के जो ऑक्साइड है आपने उसकी प्रकृति क्या बताई थी? बेसिक बताई थी। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ में अभिक्रिया करने पर सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे थे। आप ऐसे समझो कि एसिड के साथ में मैंने किसी की एसिड के साथ में जब मैं बेस की अभिक्रिया करवाता हूं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ठीक है। एसिड के साथ में बेस की अभिक्रिया करवाता हूं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो एसिड के साथ में मैंने किसी की अभिक्रिया करवाई और मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिला। इसका मतलब क्या था कि जिसकी अभिक्रिया करवाई वो क्या था? एक बेसिक नेचर का था, एक क्षारीय प्रकृति का था। बात आ गई समझ में? दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाई जिंक ऑक्साइड की और मुझे क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर मिला। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है? क्या है? आप बोलोगे बेसिक नेचर का है। बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, मैंने बेस के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई जिंक ऑक्साइड की, तब भी मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिला। इसका मतलब क्या है कि भाई जब बेस की अभिक्रिया एसिड से करवाते तभी तो मिलता है। इसका मतलब ये एसिड नेचर का है। तो हम लोगों को यह पता पड़ा कि ये जिंक ऑक्साइड एक क्षारीय प्रकृति की तरह भी कार्य करता है, एक अम्लीय प्रकृति की तरह भी कार्य करता है। आई बात समझ में? नहीं आई बोलो। सेम चीज दोस्तों हमने जब एसिड के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई तो हम लोगों को क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर मिला। हमको लगा कि यार ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। लेकिन जब हम लोगों ने बेस के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई तब भी इसने यही दिया। फिर हमने सोचा ये एसिड नेचर का है, तो हमको फिर पता पड़ा यार ये दोनों ही प्रकृति शो करता है। तो कुछ आप लोगों के मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति भी शो करते हैं, क्षारीय भी करते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम लोग बोलते हैं
उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दो एग्जांपल इसके ध्यान रख लोगे, लिख दूं यहां पर एग्जांपल्स, एक तो जिंक ऑक्साइड है और एक एल्यूमिनियम का ये वाला ऑक्साइड। आ गई बात समझ में? चलिए अब दोस्तों ध्यान से समझो, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सारा ध्यान आप लोग इधर रखना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ, देखो आ जाओ। चलो दोस्तों, क्या हमने इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को दोगला ऑक्साइड बोला है क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड बोला है क्या? बोलो, बोला है क्या? क्यों बोला है? क्योंकि देखो ये अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है और ये एक क्षार से अभिक्रिया करने पे भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। आ गई बात समझ में? इसलिए हमने इसको दोगला ऑक्साइड बोला है। अब आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जब ये वाला ऑक्साइड अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है? लवण और वाटर। इसका मतलब यहां पर ये कैसी प्रकृति शो कर रहा है? बेसिक नेचर शो कर रहा है, एक क्षारकीय प्रकृति शो कर रहा है। और जब किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तब भी लवण और वाटर दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड नेचर शो कर रहा है, अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है। तो दोनों हो गया ना इसका। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, अरे बोलते नहीं हो, आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर यहां पर बनाता क्या है, इसका ध्यान रखो। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ में अभिक्रिया करता है तो वाटर के साथ में जो सॉल्ट बनाता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। दोस्तों इस बार ALP में बताऊं क्या पूछा गया? ALP में बताऊं क्या पूछा गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ लिया गया और एक ऑप्शन दिया AlCl, एक दिया गया AlCl2, एक दिया गया Al2Cl, एक दिया गया AlCl3, ऐसे करके। तो आप लोग अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? मान लीजिए फॉर्मूला ध्यान नहीं रहा तो आप लोग कैसे कर पाओगे? थोड़ा सा लगा सकते हो। तो आप लोग क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो अगर ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, कैसे जुड़ेंगे? तो ये ऐसे AlCl3। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला याद रख सके तो बहुत बेहतरीन चीज है, अगर याद नहीं भी रहता है तब भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आ जाओ दूसरा। सर जिंक ऑक्साइड के साथ में भी यही चक्कर है, अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पे भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, क्षार के साथ में भी, यानी दोनों प्रकार की कर रहा है। बस आप ये ध्यान रखना, जब जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ में अभिक्रिया करता है HCl के साथ में, तो ये जो सॉल्ट बना इसका नाम है जिंक क्लोराइड, है ना, लिख देता हूं मैं, जिंक क्लोराइड। क्लियर है? और जब ये एक क्षार के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, क्षारक के साथ में, तो यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। प्लीज नाम याद रखना, बस सोडियम जिंकेट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है? इस बार पूछा गया है, देखते हैं आप कर पाते क्या, अगर एग्जाम में बैठे होते तो आप लोग। कर पाते क्या? कर पाते क्या? तो आपको पता है ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड होता है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। बहुत बढ़िया, चलिए बताएंगे। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं। चलो आ जाओ, क्लियर है? अभी जो हमने पढ़ा है उस आधार पे आप लोगों को केवल ये चीज पता पड़ी है। चलो अब दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, अब चलिए बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो इसको क्या मैं अधातु का ऑक्साइड बोल दूं क्या? बिल्कुल। सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो इसको भी अधातु का ऑक्साइड बोल दूं क्या? बिल्कुल बोल दो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोल दूं क्या? बिल्कुल। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो उसको भी अधातु का ऑक्साइड बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हो। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनकी प्रकृति क्या होती है?
ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इसकी प्रकृति क्या है, आप लोग बोलोगे अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय। आ गई बात समझ में? कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो ये जो हाइड्रोजन का ये जो ऑक्साइड है क्या ये अम्लीय प्रकृति का होता है? क्या ये तो पानी है ना, तो ये उदासीन होता है। क्लियर है? सिमिलरली ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट उदासीन प्रकृति का होता है ये। क्लियर है? तो बस ये दो अपवाद ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जितने भी आपके अधातु हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जब अम्ल की अभिक्रिया ये नॉन मेटल के ऑक्साइड की अभिक्रिया बेस से करवाओगे तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल के ऑक्साइड का मतलब अम्लीय प्रकृति का एसिड, और एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? आ जाओ। तो चलिए, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं, सबसे पहली बात। क्लियर है? तो चलो इस क्वेश्चन करो पहले कुछ। अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ग्रुप डी में पूछा गया है, तो अभी भी मैंने बताया है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए आगे बात समझ में, इसका आंसर बताएंगे। जो अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? बताओ। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वेरी गुड। चलिए, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? सर सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, ये भी अम्लीय है सर, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है। सर आपने बताया था कि एक तो ये और एक ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं अधातु के जो कि अम्लीय नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो अब दोस्तों आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं नॉन मेटल के ऑक्साइड की अभिक्रिया बेस से करवा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हो, और जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ये कार्बन का एक ऑक्साइड है। कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? एसिड, अम्ल। दोस्तों ये क्या है? एक बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिलता है? वाटर एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर ये वाला सॉल्ट और ये वाला वाटर बन रहा है। ठीक है, बस ये एक एग्जांपल ध्यान रख लो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बस मेरे को तो बस ये समझाना था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड की अभिक्रिया जब आप लोग बेस से करवाते हो तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बस इतनी सी बात समझानी थी और कुछ नहीं समझाना था मेरे को। चले आगे बात समझ में। तो दोस्तों एसिड और बेस आप लोगों का पूरा हो चुका है। आप एसिड के बारे में अच्छे से समझ में आ गई सारी चीजें, बेस के बारे में भी आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। किनका स्वाद क्या होता है, कौन पानी में घुलने पर क्या देता है, कौन धातु के साथ में विक्रिया करने पर कौन क्या देगा, कौन क्या देगा, क्या अम्ल और क्षारक के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई क्या? क्लियर है क्या? सर आपने अब तक जो भी पढ़ाया है वो सब समझ में आया, पर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ? है हार्ड लग रहा है कि मैं साथ में क्वेश्चन भी तो करवा रहा हूं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैंने मान लिया आपको ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चाहिए आपसे? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो आप लोग बोलिए यस, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग बोलिए नो। बताओ भाई, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि सर क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो यस बोल दो, नहीं हुआ तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओ। चलिए बात करते हैं, इसमें आ जाओ। चलो इस क्वेश्चन की, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया तो एक बार यस लिख दो, नहीं हुआ तो एक बार नो लिख दो। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो नो, मतलब समझ में तो आए। चलो कोई हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। कोई ये क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे सॉल्व हुआ तो यस लिख दो, नहीं हुआ तो नो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लिख रहे हैं सर नो मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं बना। तो आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आपने पिछली स्लाइड पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इसकी अभिक्रिया इससे करवाते हैं तो ये बनता है।
इसका नाम है कॉपर 2 क्लोराइड। मैंने आपको बताया बेटा इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर। अगर ये बात आप लोग सुनते तो क्वेश्चन बन जाता। आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों सब बार होता है, कई बार क्या होता है हम लोगों को कोई चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन रियलिटी बताऊं तो कोई भी चैप्टर ना इजी है ना कोई हार्ड है, सब आप लोगों के बराबर है। क्लियर है? सर केमिस्ट्री हार्ड लगती है। अब देखिए वो सब बच्चों के साथ में इशू है। मतलब कोई जैसे बच्चा है, जैसे मान लो मैथ्स है, किसी को मैथ्स हार्ड लगती है, किसी को रीजनिंग हार्ड लगती है, किसी को साइंस हार्ड लगती है, किसी को जीके हार्ड लगती है, किसी को साइंस में फिजिक्स अच्छी लगती है, बायोलॉजी हार्ड लगती है, किसी को केमिस्ट्री इजी लगती है। वो सबके साथ में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो रिलेटिव होता है हमेशा। आगे बात समझ में है ना? क्योंकि आपके कुछ चैप्टर जितने अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है यार ये मेरे को उस लेवल का नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा डाउट आएगा वापस देख लिया करो। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस में की थोड़ी सी तुलना कर ले, या मैं बोलूं इनमें क्या समानता है ये बात कर ले। बताओ, आ जाओ। चलिए तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है क्या? बहुत हीट निकलती है क्या? तो ध्यान रखिएगा बेस के साथ में भी ये होता है। जब किसी बेस को पानी में मिलाते हो, किसी क्षारक को जब आप लोग पानी में मिलाते हो तो ये प्रक्रिया क्या होती है? एक्जोथर्मिक उष्माक्षेपी होती है। दोनों के साथ में ही ये प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों अम्ल को पानी में डालो या क्षारक को पानी में डालो, क्या दोनों ही आयन देते हैं क्या? हाँ, एसिड पानी में ये वाला आयन देते हैं, और जो क्या बोलते हैं जो बेस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, वो ये वाला आयन देते हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोनों में ये समानता है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। चौथी चीज, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि पानी में मैंने अम्ल डाल दिया तो इसको मैं एक अम्लीय विलयन बोल सकता हूं क्या? एक एसिडिक सॉल्यूशन बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। वाटर में मैंने बेस डाल दिया तो इसको मैं एक बेसिक सॉल्यूशन बोल सकता हूं क्या? एक क्षारकीय विलयन बोल सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया दोस्तों। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अम्लीय विलयन है, जो क्षारकीय विलयन है, क्या दोनों में से करंट फ्लो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दोनों विलयन में बहुत सारे आयन्स हैं। जब पानी में आपने एसिड को डाला तो हाइड्रोजन आयन और भी अलग अलग आयन बने। जब आपने पानी में आपने बेस को डाला तो हाइड्रोक्साइड आयन और भी अलग अलग आयन बने। तो दोस्तों उस अम्लीय विलयन में भी बहुत सारे आयन्स हैं, क्षारकीय विलयन में भी बहुत सारे आयन्स हैं। तो दोस्तों जिस भी विलयन में बहुत सारे आयन्स होते हैं उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है। तो क्या मैं बोल दूं कि ये दोनों ही एक विद्युत के सुचालक है? बोलो यस और नो। सर आप बहुत हार्ड तरीके से सिखा रहे हो इसको। हाँ मिस्टर परफेक्ट, मैं हार्ड तरीके से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा जीवन में खुद का नाम तो तुम रख नहीं पाए, मिस्टर परफेक्ट, ये इनका नाम है। मतलब पिताजी माताजी ने जो नाम दिया था उसको तो तुमने लात मार दी। नहीं, मैं अपना नाम ये रखूंगा, मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट है ये, सब आता है इनको। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो दोस्तों मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे किस में से करंट फ्लो हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। बताइए। मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ग्लूकोज, चलो साथ में मैं इनके फॉर्मूले भी लिख देता हूं। ग्लूकोज आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। एल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है, HCl का ये होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये होता है। इनके जलीय विलयन में किसमें करंट फ्लो हो जाएगी? आपको लगेगा हाइड्रोजन इसमें भी है, अगर पानी में ग्लूकोज डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन दे देगा। इसमें भी हाइड्रोजन है, पानी में अल्कोहल डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन दे देगा। ये पानी में इसको डालेंगे ये हाइड्रोजन आयन दे देगा, पानी में इसको डालेंगे ये दे देगा। सब नहीं दे पाते हैं, ये दे देगा, ये दे देगा। अगर ये भी दे पाते तो इसको भी एसिड बोल देते हैं। तो जब पानी में इसको डालोगे तो ये आयन दे ही नहीं पाएगा, मतलब उसमें कोई भी आयन नहीं होगा। तो जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे नहीं हो पाएगा। तो क्या ये करंट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी क्या? क्या इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा दोनों का यस यस। आगे बात समझ में, कारण क्या है वो आपको पता है। चलिए दोस्तों ये हो गया आज का ख़त्म, बाकी की चर्चा करेंगे हम लोग कल। अब हमारा क्या बचा है,
दोस्तों हमको बचा है पीएच स्केल क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसी से पता पड़ पाएगा कौन कितना प्रबल अम्ल है, कौन कितना दुर्बल अम्ल है, या कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कितना वीक बेस है। और फिर हम लोग अलग अलग सॉल्ट के बारे में फिर पढ़ेंगे। जैसे ये भी एक सॉल्ट है दोस्तों, ये भी एक सॉल्ट है, क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी सॉल्ट है ना सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें 2 क्लास में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अपना ये चल रहा है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 4 चल रहा है, तो पार्ट 6 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर इसके बाद में कौन सा चैप्टर बचेगा? कितने बचे हैं आपका चैप्टर, कौन कौन से बचे हैं? मेटल एंड नॉन मेटल करा दिया क्या मैंने? नहीं कराया ना? हाँ, तो मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु बचेगा, और एक चैप्टर बचेगा कार्बन एवं इसके यौगिक। खत्म हो जाएगा, 2 चैप्टर का साथ है अपना। हालांकि मैं आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी कराऊंगा, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैं करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।